हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा वीडियो है और इसका सोर्स है डोसेंट सामान अध्ययन। तो आज मैं इस वीडियो में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन इस टॉपिक को कवर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने उत्तमाशा अंतरित होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डिगामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियां और किस वर्ष उनकी स्थापना हुई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री। तो पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी 1503 ईस्वी में, और डचों ने मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई थी 1605 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में लगाई थी। डेनिश, इन्होंने त्रावणकोर में अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में लगाई थी। फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली कंपनी 1668 ईस्वी में लगाई थी। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। इन्होंने भारत में प्रथम बार औद्योगिक
वेतनभोगी रखे। नोट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। कोलाचेल लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनाय के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। नोट, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी। नोट, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वो फरवरी 1619 ईस्वी में 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफलता हासिल की। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी
का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स को बंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। गेराल्ड गियर 1669-1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट का गवर्नर ने बंबई शहर की स्थापना की। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने बालकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक के युद्ध के रूप में जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ईस्वी, यानी पहला कर्नाटक का युद्ध 1746 ईस्वी में शुरू हुआ और 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई यक्सला-शैपल की संधि से समाप्त हुआ। इस
संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में प्रारंभ हुआ और 1754 ईस्वी तक चला। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर बना विवाद और हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाने हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसकी बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब। नोट 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर तिरुचिरापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक का युद्ध एक नजर में। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये 1746 में शुरू हुआ, 48 तक चला और इस युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और 1748 में एक संधि हुई जिसका नाम था यक्षला शापेल की संधि। इस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 में प्रारंभ हुआ और 1754 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया और ये युद्ध पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ खत्म हो। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 में शुरू हुआ और 1763 ईस्वी तक चला। 1756 में शुरू हुए सतवर्षीय युद्ध का एक अंश था और एक पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। 1752 में स्ट्रिगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिरापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह
हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में था। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में